नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर किया हमला, मारे थप्पड़, फेंके लोटे। तमिलनाडु में हुआ हादसा, मदुरई में चिथिरई उत्सव के दौरान भक्तों में मची भगदड़, 2 लोगों की मौत, कई घायल। सांसद हरभजन सिंह का ऐलान, किसानों की बेटियों के कल्याण के लिए देंगे राज्यसभा का वेतन। हिस्ट्री सीटर देवा गुर्जर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे ओम बिरला, परिजनों का बढ़ाया ढाढस। झारखंड में गहराया कोयला संकट, तेनूघाट ताप बिजली घर में मात्र 2 दिनों का बचा स्टॉक, देश के 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू। पाकिस्तान पंजाब प्रांत की विधानसभा उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गई जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। पीटीआई नेताओं के हमले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजरई को चोटें आई हैं। फिलहाल उनको आई चोटों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि पीटीआई के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारे और उनके बाल भी खींचे। स्पीकर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी सदन की अध्यक्षता करने आए तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विधायकों ने उनके साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पीटीआई के विधायकों ने उन पर लोटे भी फेंके और इस दौरान वहां सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे। पंजाब असेंबली का सत्र सुबह 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन पीटीआई के सदस्यों की गैर मौजूदगी के कारण स्थगित हो गया। पीटीआई विधायक अपने साथ लोटे लेकर आए थे और इसके बाद लोटे लोटे चिल्लाने लगे और ये उन नेताओं पर कटाक्ष था जिन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़कर विपक्ष का समर्थन किया था। लाहौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब में नए मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कराने के लिए सत्र बुलाया गया था। मुकाबला हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के बीच में होना था। जिस सत्र में नया मुख्यमंत्री चुना जाना था उसकी अध्यक्षता दोस्त मोहम्मद मजरई कर रहे थे। माना जा रहा है कि हमजा शहबाज और परवेज इलाही के बीच कांटे की टक्कर होगी। हमजा पीएमएलएन और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं, जबकि पीएमएलक्यू के इलाही को इमरान की पार्टी का समर्थन प्राप्त है। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में कुचलने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह उत्सव शेष वैष्णव एकता के लिए मनाया जाता है। भीड़ वैगई नदी में भगवान कल्लाझगर के प्रवेश को देखने पहुंची है। इस उत्सव को देखते हुए हजारों लोग मदुरई पहुंचते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है और तुरंत सीएम से सामान्य राहत कोष को 2 मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख रुपए और 7 नाबालिगों के लिए 1 लाख रुपए प्रदान करने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने एक नई पहल की है। टर्मिनेटर के नाम से प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने घोषणा की है कि वह किसानों की बेटियों की शिक्षा के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना वेतन देंगे। हरभजन सिंह ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में मैं किसानों की बेटियों की शिक्षा और कल्याण के लिए अपने राज्यसभा वेतन का योगदान देना चाहता हूं। मैं अपने देश की बेहतरी में योगदान करने के लिए शामिल हुआ हूं और मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वह करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की 2 दिवसीय कोटा दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिरला अपने दौरे के दौरान हिस्ट्री सीटर देवा गुर्जर के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देवा गुर्जर के परिजन से मिलकर उन्हें ढांढस दिया। इस दौरान भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। बिरला के दौरे के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। ओम बिरला का देवा गुर्जर के घर पहुंचने पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि इससे बिरला ने गुर्जर समाज के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। वहीं बोराबास और इसके आसपास का इलाका गुर्जर बाहुल्य इलाका है, जहां पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का दबदबा रहा है। दूसरी ओर प्रहलाद गुंजल से ओम बिरला के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। ऐसे में ओम बिरला ने देवा गुर्जर के यहां पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। कोटा के बोराबास निवासी हिस्ट्री सीटर देवा गुर्जर की 4 अप्रैल को बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कोटा और रावत भाटा में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। वहीं हिस्ट्री सीटर देवा गुर्जर पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। देश के कई राज्यों की तरह झारखंड में भी कोयला संकट गहराता जा रहा है। राज्य के प्रमुख तेनूघाट ताप बिजली घर टीपीएस
में मात्र 2 दिन का ही कोयला बचा है। नियम 20 दिन का स्टॉक रखने का है, लेकिन कोयले की किल्लत से संकट जो है वो आसान नहीं है। इस बीच कोयला संकट के कारण देश के 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। तेनुघाट संयंत्र ललपनिया में है और TVNL के संयंत्र में कोयला संकट गहरा रहा है। यहाँ सिर्फ 2 दिनों का कोयला ही बचा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का नियम है कि ताप बिजली घरों के पास कम से कम 20 दिनों का स्टॉक रहना चाहिए, ताकि आपूर्ति के किसी संकट के वक्त बिजली उत्पादन पर असर ना पड़े। राहत की बात यह है कि DVC के कोडरमा, मैथन व चंद्रपुरा संयंत्रों में 20-20 दिनों का कोयला स्टॉक अभी है। TVNL के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा के अनुसार TPS को रोज कम से कम 2 रैक कोयले की जरूरत है, लेकिन यह नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। महीने में 20 दिन CCL की ओर से एक रैक कोयला भेजा जाता है। 10 दिन ऐसा होता है जब 2 रैक कोयला भेजा जाता है, इसलिए कोयले का स्टॉक नहीं रखा जाता। अभी कोयले की आपूर्ति धीमी है। CCL और TPS को कोयले की आपूर्ति की जाती है। तेनुघाट की 2 इकाइयों में रोज 325 से 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर किया हमला, मारे थप्पड़, फेंके लोटे। तमिलनाडु में हुआ हादसा, मदुरई में चिथिरई उत्सव के दौरान भक्तों में मची भगदड़, 2 लोगों की मौत, कई घायल। सांसद हरभजन सिंह का ऐलान, किसानों की बेटियों के कल्याण के लिए देंगे राज्यसभा का वेतन। हिस्ट्री सीटर देवा गुर्जर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे ओम बिरला, परिजनों का बढ़ाया ढांढस। झारखंड में गहराया कोयला संकट, तेनुघाट ताप बिजली घर में मात्र 2 दिनों का बचा स्टॉक। देश के 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कर्नाटक में ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस इस मामले में जांचकर्ता, वकील और जज बनना चाहती है। बोम्मई ने कहा कि संतोष पाटिल की आत्महत्या की जांच की जा रही है, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल संतोष पाटिल मामले में पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा का नाम सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। ईश्वरप्पा के खिलाफ अभी तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिकायत के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की है और जांच जारी है। जांच की प्रगति के आधार पर और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। CM बोम्मई ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस खुद ही वकील और जज बनना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर कोई जानना चाहता है कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कई मामलों को कैसे बंद किया था, तो संतोष पाटिल मामले में कब किस धारा को लागू करना है, ये सब कुछ कानून के आधार पर ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार के स्तर पर भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि ठेकेदार संतोष पाटिल ने हाल ही में कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पाटिल ने आरोप लगाया था कि मंत्री ने काम के बदले 40% कमीशन देने की मांग की थी। इसके संबंध में संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर मंत्री की शिकायत भी की थी। इसके बाद शुक्रवार को ईश्वरप्पा ने इस्तीफा दे दिया था। अब तक कई राजनीतिक दलों के रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इसके संकेत मिलते हैं कि 10 जनवरी पर आज उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ देर पहले ही सोनिया से मिलने उनके आवास पहुंच सकते हैं। यहाँ पहले ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद है। ऐसे में माना जा रहा है कि किशोर बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, जय राम रमेश और मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और अजय माकन भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर को गुजरात चुनाव में कांग्रेस बड़ी भूमिका दे सकती है। इससे पहले एक इंटरव्यू में खुद प्रशांत ने मई में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान करने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम गुजरात में सर्वे भी कर रही है। इस बैठक से पहले प्रशांत किशोर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कई मुलाकातें हुई थी और इस दौरान
उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी चली थी। हालांकि किशोर और कांग्रेस में बात नहीं बनी। गौरतलब है कि इस साल के अंत में भाजपा के सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। दोनों ही राज्यों में उनके सामने कांग्रेस टक्कर में नजर आएगी। ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों ही राज्यों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि हमारी सरकार को धर्मांतरण मंजूर नहीं है, राज्य में इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से इसको लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा है। गोवा में जालमी वाडा के गुडने मंदिर के स्थापना समारोह में सावंत ने बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से धर्म पर हमला किया जा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हमने देखा है कि गोवा के विभिन्न हिस्सों में लोग धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। अलग अलग चीजों का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। कोई गरीब है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई पिछड़ा है, कोई जिसके पास खाना नहीं है या नौकरी नहीं है, तो ऐसे में लोगों को बरगलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण नहीं होने देगी, लेकिन इसके लिए प्रति लोगों को भी सतर्क रहना होगा। मंदिरों में स्थित मंदिर ट्रस्टों व परिवारों को सतर्क रहना होगा। इससे पहले 31 मार्च को अपने बजट भाषण में सीएम सावंत ने ऐलान किया था कि गोवा में पुर्तगाल के शासन के दौरान तबाह किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 20 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को सावंत ने कहा कि 60 साल पहले पुर्तगाली शासन के दौरान हमने देव, धर्म और देश एक है कहा था और आज भी कहते हैं, और इसी भावना के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहा है। खास तौर पर इस बार कोरोना संक्रमण की शुरुआत स्कूलों से हो रही है। राजधानी दिल्ली व एनसीआर के स्कूलों में आए दिन बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। इस बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि दिल्ली में भर्ती कोरोना मरीजों में 27% बच्चे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल 51 मरीज हैं और इनमें से कम 14 बच्चे हैं। कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 12 और इंद्रप्रस्थ अपोलो व मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक मरीज भर्ती है। कलावती समरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत बसु ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण भर्ती बच्चों में पहले से कोई बीमारी है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बच्चे में कोई गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता है। ज्यादातर बच्चे घर से ही ठीक हो जाते हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। शुक्रवार को यहां 366 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं गुरुवार को यहां 325 मामले सामने आए थे, जो 27 फरवरी के बाद 47 दिनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट फिर से 3.95% पर पहुंच गया है। एनसीआर के स्कूलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर हो गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में मोबिलिटी क्षेत्र के लिए 20 करोड़ की परियोजनाओं के लिए एनएचपीसी के समूह महाप्रबंधक एके पाठक और चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1100 बीघा क्षेत्र में 300 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित किया जाएगा और इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होगी और इसके अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से इसे संग्रहित किया जाएगा। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन के लिए 9 से 12 लीटर पानी का उपयोग होगा। एनएचपीसी के समूह महाप्रबंधक ने बताया कि यह परियोजना एनएचपीसी के अध्यक्ष एके सिंह की पहल है, जिसके तहत उत्पादित हाइड्रोजन को 20 किलोग्राम क्षमता वाली बस, कार आदि के ईंधन टैंक में संग्रहित किया जाएगा और यह हाइड्रोजन मुख्य इंजन में लगे हाइड्रोजन ईंधन सेल में जाएगा। इस ऊर्जा का उपयोग 20 किलोग्राम ईंधन टैंक के साथ लगातार 8 घंटे या 200 किलोमीटर तक बस चलाने के लिए किया जा सकता है। एनएचपीसी इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक 32+1 सीटर बस भी उपलब्ध कराएगी, जो कार्बन का शून्य उत्सर्जन करेगी और क्षेत्र की परिवहन सुविधाओं में सुधार करेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर किया हमला, मारे थप्पड़, फेंके लोटे। तमिलनाडु में हुआ हादसा, मदुरई में चिथिरई उत्सव के दौरान भक्तों में मची भगदड़, 2 लोगों की मौत, कई घायल। सांसद हरभजन सिंह का ऐलान, किसानों की बेटियों के कल्याण के लिए देंगे राज्यसभा का वेतन। हिस्ट्री सीटर देवा गुर्जर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे ओम बिरला, परिजनों का बढ़ाया ढाढस। झारखंड में गहराया कोयला संकट, तेनूघाट ताप बिजली घर में मात्र 2 दिनों का बचा स्टॉक, देश के 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू। न ऐश का न द्वेष का,
यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 जुलाई से राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन अभी से आप सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिग ने भगवंत मान सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान पर निशाना साधा है। वडिग ने ट्वीट किया है कि भगवंत मान जी, खीर का परिणाम खाने में है। आपकी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सच्चाई का परीक्षण इसके साथ जुड़े विवरण और शर्तों से किया जाएगा। PSPCL को शुभकामनाएं, जिसे अब किसी तरह जीवित रहना है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 जुलाई से राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन अभी से आप सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान जो है वडिग ने भगवंत मान पर लगातार हमला बोला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत जल्द ही एक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। भारत में हीट स्टेबल कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। इस वैक्सीन को कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होगी। चूहों पर किए गए शुरुआती अध्ययन में पाया गया है कि वैक्सीन डेल्टा व ओमिक्रॉन के अलावा अन्य वेरिएंट के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी बनाती है। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान और बायोटेक स्टार्टअप कंपनी माइनन वैक्स द्वारा विकसित की जा रही यह वार वैक्सीन वायरस को होस्ट सेल से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के शोधकर्ताओं ने बताया कि हीट स्टेबल कोरोना वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस में 4 सप्ताह तक और 100 डिग्री सेल्सियस में 90 मिनट तक स्टोर की जा सकती है। ज्यादातर वैक्सीन को प्रभावी बनाए रखने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। इन वैक्सीन को एक निश्चित तापमान पर ही रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तापमान बनाए रखना होता है। हालांकि वार वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। भारत में अब तक जो कोरोना वैक्सीन मौजूद है उसमें कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिए और फाइजर के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता भी होती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर छिंदवाड़ा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। छिंदवाड़ा में मुख्य कार्यक्रम सिमरिया के हनुमान मंदिर में बजरंगबली की 101 फीट ऊंची प्रतिमा पर आयोजित किया जाएगा। कमलनाथ ने सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और संध्या कार्यक्रमों के दौरान शामिल होंगे। सिमरिया के हनुमान मंदिर में भव्य लाइट और साउंड शो के माध्यम से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होगा। हाईटेक लेजर टेक्नोलॉजी से हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम का वर्णन भी किया जाएगा। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में यह लाइट एंड साउंड शो होगा। मंदिर पर सुबह 7 बजे से भजन कीर्तन शुरू हो गए थे, जो अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलेंगे। भजन कीर्तन के लिए देश भर से 21 कीर्तन मंडलियां छिंदवाड़ा पहुंची हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना के सामना दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान मनसे कार्यकर्ता ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग रखी। दरअसल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। मुंबई पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुंब्रा इकाई के अध्यक्ष मतीन शेखानी के खिलाफ शुक्रवार को एक FIR भी दर्ज की है। उन पर अवैध जनसभा आयोजित करने के लिए मामला दर्ज किया गया है, जहां मतीन ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। दरअसल लाउडस्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर शेखानी ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि अगर उन्होंने एक भी लाउडस्पीकर को छुआ तो वे PFI को सबसे आगे देखेंगे। शेखानी ने कहा था कि अगर आपने एक भी लाउडस्पीकर को छुआ तो PFI सबसे आगे दिखेगी। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है और कहा कि कुछ लोग मुंब्रा का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हमको समस्या देंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान में फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में शनिवार को पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तापमान में गिरावट के बाद शुक्रवार को प्रदेश में फिर से पारा चढ़ेगा और वहीं पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान में सीकर को छोड़कर सभी शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। सबसे अधिक तापमान जोधपुर के
फलौदी का दर्ज किया गया है। फलौदी में पारा 43 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और पश्चिमी राजस्थान में 18 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच 30 किलोमीटर की गति से जो है गर्म हवाएं चल सकती हैं। इस कारण बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू का तापमान 45 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर किया हमला, मारे थप्पड़, फेंके लोटे। तमिलनाडु में हुआ हादसा। मदुरई में चिथिरई उत्सव के दौरान भक्तों में मची भगदड़, 2 लोगों की मौत, कई घायल। सांसद हरभजन सिंह का ऐलान, किसानों की बेटियों के कल्याण के लिए देंगे राज्यसभा का वेतन। हिस्ट्री सीटर देवा गुर्जर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे ओम बिरला, परिजनों का बढ़ाया ढांढस। झारखंड में गहराया कोयला संकट, तेनूघाट ताप बिजली घर में मात्र 2 दिनों का बचा स्टॉक। देश के 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू।